हवाई जहाज पहले भी थे, पाकिस्तान से युद्ध पहले भी हुआ था कि नहीं हुआ था, सब कुछ तो वही था। लेकिन राजा को पहली बार आपने ये एहसास कराया कि हमने तुमको आलू और प्याज के दाम सस्ता करने के लिए नहीं चुना है। और ये एहसास ही राजा के ऊपर दबाव है कि अगर ये सनातनी बदल गया तो मैं कितना भी चालूं, कितना भी चीजों को डिले करूं, ये मुझे वापस सत्ता पे नहीं बिठाएगा। एक बार का भरोसा इतना ताकतवर हुआ इस 700 सालों में कि दूसरी बार उसको समझ में आ गया, मुझे दोबारा 282 से 303 क्यों दिए हैं इन्होंने। और आपके इस साइलेंट, मैंने इसलिए कहा कि आपको 5 साल में एक काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष के वोट देने लेने पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात समग्रता में कह रहा हूं ताकि आपको वो भाव मेरा चला जाए। आपने 19 में 282 से जैसे ही 303 की, सत्ता पे 2 लोग, बाकियों के बारे में मेरा ख्याल बहुत अच्छा नहीं है, 2 के बारे में है। अगर लीडर, टीम का कप्तान क्लियर है तो बाकियों की कोई हैसियत नहीं होती। उस आदमी को सोचिए, मैं तो खुले रूप से कह रहा हूं, और मैंने भी कलकत्ता में कहा, लोगों ने कहा आप पॉलिटिकल भाषण नहीं देते, मैंने कहा नहीं देता, लेकिन अगर मुझे कोई बात कहनी है तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि इस सभा के बाद कहेंगे पुष्पेंद्र जी ने किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन किया। अगर मेरे दामन पर यह दाग भी लगता है कि मैंने किसी का समर्थन किया तो यह दाग इसलिए अच्छा है कि इस दाग लगने से अगर 2024 में वो आए जो बचे हुए काम कर सके तो कोई डर नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि मेरी क्या हैसियत है। मुझ जैसे 350 आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि भारतीय राजनीति को अगर आपने पढ़ा हो, जो मेरा विशेष सब्जेक्ट है, ये 24 700 साल के बाद मौका मिला है। अगर आप किसी भी कारणों से जाति के नाम पे मेरा तेरा ये वाला वो वाला, इसकी गिनती मत पूछिए। राजनीति को राजनीति की परिभाषा से चलाने वाला बड़े समय बाद आया है। नहीं, आदर्शवादी तो आपकी पार्टी में बहुत थे भाई, आदर्शवाद से चलाने कुछ हुआ नहीं है। आदर्शवाद से घर चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। राष्ट्र की जरूरत जो होती है उसे वही करना होता है। इसलिए जिसको भी चुने बार बार यह एहसास चलाएं कि हम तुम्हें चुन क्यों रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि यह सभा मेरे लिए पहली है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक साधारण से कार्यकर्ता इतनी युवावस्था में हम लोगों के बीच नहीं है। आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन उतने कार्यकाल में वो इतने गोपाल जी बना के गए हैं कि कभी सीकर में कोई पागल कुत्ता सर नहीं उठाएगा। इसलिए उनको श्रद्धांजलि दीजिए, उन पे चर्चा कीजिए, लेकिन उनके बनने जैसे 2 काम भी आप करेंगे तभी गोपाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस भारत की तारीख में कहा गया 15 अगस्त 1947, हम हर बात के लिए सरकार पे डिपेंड होते हैं कि सरकार ये करे, लेकिन सरकार को हम वो ताकत नहीं देते। आप सिर्फ उस ताकत को दे दें। सरकार के पास भी ऐसे लोग नहीं होते कि बहुत ज्ञानी हो तो जो उनको ये बातें बताएं, क्योंकि वहां जो जाता है वो अपनी अपनी दुकान चलाता है। तो एक जागरूक समाज का काम यह होता है कि सरकार की कुछ चीजों को आसान कर दें। हो सकता है सरकार के पास ऐसे लोग ना हो, सरकारों के दिमाग में वो बात ना जाती हो जिससे इसमें बदलाव हो सकता है। ये वंदे मातरम जब गाया गया, मैं वहां लौट के आना चाहता हूं जहां यह बताया जा रहा है कि भारत का संविधान खतरे में है। यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि यह संविधान आज खतरे में है या नहीं है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस संविधान के साथ उन लोगों ने जो संविधान के ठेकेदार बन के देश भर में राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके लिए आपको कुछ चीजें देना चाहता हूं। भारत की आजादी की घोषणा होनी थी। हमारे फूल वाले चचा ने
सरदार पटेल साहब से यह कहा कि वंदे मातरम पार्लियामेंट में बजेगा। 1937 में एक घटना हुई, उसको रेफरेंस के लिए बता दूं ताकि आप हिस्टोरिकली करेक्ट हो जाएं। 1937 में वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों में एक गहरा रोष था, गुस्सा था, और वो ये कह रहे थे कि भाई हमारा मजहब में हम किसी के, अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते हैं। ये उनका तर्क था। और क्योंकि वंदे मातरम में किसी के सामने हमें अपना सर झुकाना पड़ता है, तो ये हमारे मजहब में नहीं है, झूठे हैं। अकबर अल्लाह था, औरंगजेब अल्लाह था। जितने भी इस्लामिक रूलर हुए उनके सामने जमीन पे 15 बार सर लगा के करते थे, तब नहीं पूछा था कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं। तो उस पर विवाद हुआ और फिर यह तय हुआ कि वंदे मातरम जो है उसका वो पोर्शन निकाल दें जहां मुसलमानों को ऑब्जेक्शन है, और वो निकाल दिया गया। लेकिन आपके वो तमाम पुरुषार्थी लोगों की तरफ इशारा करना चाहता हूं। 37 में हुआ, 47 में देश की आजादी का गुणगान हो रहा था। भारत की संसद के अंदर पहला सत्र होना था। नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि वंदे मातरम कल बजना है। अब सरदार पटेल को यह क्यों मिल गया? उन्होंने कुछ नहीं करा और फोन किया किसी को, उनकी होम मिनिस्ट्री ने मुंबई में, और एक बहुत बड़े संगीतकार के बारे में पता लगवाया उन्होंने। वो संगीतकार उस वक्त मुंबई में नहीं थे। वहां से उनको खबर मिली कि वो मद्रास में हैं। वहां मैसेज छोड़ा गया, और उस वक्त टेलीफोन की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। आप सोचिए कि 14 तारीख की दोपहर में सरदार पटेल को उनके घर से फोन आया कि ऐसे ऐसे होम मिनिस्टर के यहां से फोन आया था और वो संगीतकार जी आपसे बात करना चाहते हैं। सरदार पटेल ने उस बड़े संगीतकार से बात की। ये देश उस संगीतकार का नाम नहीं याद रखता। संगीत बजाते बजाते भी उस आदमी की राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट को देखिए। संगीत अपनी जगह था। सरदार पटेल ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कल भारत की आजादी की घोषणा होगी और संसद में वंदे मातरम गाया जाना है। मैं कभी कभी सोचता हूं ये कोई 70 साल पुरानी कहानी है, हजारों साल नहीं पुरानी है, और 70 साल किसी देश के जीवन में एक लम्हे के बराबर होते हैं। क्या लोग थे भाई। मैं तो जब जब इन बातों को बताता हूं उससे ही उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। वो जीवित हैं कि उनके वारिस हैं, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये करते रहना चाहिए। अगर कोई भी वारिस अगर उनका इस धरती पर होगा तो कम से कम इसी बात से खुश होगा कि जीते जी जिसको कुछ नहीं मिला या जिसने कुछ नहीं लिया, आज 2024 के भारत में उनका नाम इज्जत से लिया जा रहा है। जानते हैं उनका नाम क्या था? मैंने अपनी हर स्पीच में कहा, उनका नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। इशू ये नहीं है। ओंकार नाथ ठाकुर से जब सरदार पटेल ने टेलीफोन पे बात की कि मैं चाहता हूं, हमारी पूरी संसद चाहती है कि कल जब आजादी की घोषणा हो तो आप वंदे मातरम गाएं, तो संगीतकार होते हुए ऐसा नहीं था कि उन्हें दुनिया का पता नहीं था। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने जो सवाल सरदार पटेल के सामने रखा, सरदार पटेल से सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए आने के लिए तैयार हूं, मैं आऊंगा, वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब हम सामान्य लोग अगर शर्त रखते तो साथ में कहते कि राज्यसभा भेज दीजिएगा। हम होते तो यही कहते क्योंकि हम बौने लोग हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने टेलीफोन पे एक ही लाइन बोली सरदार पटेल को, और सरदार पटेल ही इस बात को जानते थे और कोई जानता ही नहीं था। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कुछ लोग खामोश होने के बाद भी कितना बड़ा काम करके गए। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा, मेरी एक ही शर्त है।
कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल ने उनसे कुछ नहीं कहा, बोले मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। हेलीकॉप्टर गया, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को भारत की संसद में बिठाया। पंडित जी अपना लंबा चौड़ा भाषण, और जो भाषण उन्होंने दिया उसकी बड़ी तारीफ होती है। और पंडित जी ने इंग्लिश इसलिए बोली कि भारत के लोगों को हिंदी आती नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में अपना भाषण दिया, जिसकी आज बड़ी चर्चा होती है। और कुछ कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त लोग उस अंग्रेजी को बोल के बड़े खुश होते हैं कि वो कितनी अंग्रेजी जानते थे। वो और भी बहुत सी ऐसी भाषाएं जानते थे जिनका वर्णन सार्वजनिक जीवन में नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं लेकिन नहीं करना मुझे। सरदार पटेल की तरफ जब वो भाषण देके नीचे उतरे तो वो बिजी हो गए, और सरदार पटेल ने ओंकार नाथ ठाकुर साहब से कहा कि आप मंच पे जाएं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम कोई 9 मिनट में पूरा वंदे मातरम गाया। आजाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तो जो आज कह रहे हैं संविधान और संसद सब खतरे में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया और उसके अगले दिन ऑल इंडिया रेडियो से सुबह 10 बजे उसी वंदे मातरम को प्रसारित किया गया, फिर भारत की संसद में किसके दबाव में आज भी आधा वंदे मातरम गाया जाता है? ये किसी पार्टी की डिमांड नहीं है, ये देश की डिमांड होनी चाहिए कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया था तो पूरा ही गाया जाना चाहिए। और इसी मुहिम के तहत मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। नई संसद बन गई है, उसमें जो होना था हो गया है। 24 के बाद आपको मुझे लगता है पूरा वंदे मातरम संसद में गूंजेगा। और ये सिर्फ वंदे मातरम का मामला नहीं है कि ये वंदे मातरम पूरा होने से आप कह सकते हैं कि गरीबी मिट जाएगी। जिस दिन यहां से अमीर हो गए गरीबी अपने आप मिट जाएगी। हम अंदर से इतने गरीब हो चुके हैं, इतने दीनहीन हो चुके हैं, लगता है हमारा जीवन कोई चला रहा नहीं है। जितने भी ऐसे लोग हुए उनको कभी भी यहां की गरीबी की चिंता नहीं। वो यहां से इतने अमीर थे, उन्होंने जो कर सकते थे उस समय में करके चले गए, और आज हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिसके कारण बहुत सारे काम हो रहे हैं। सावरकर का कोई वारिस नहीं है इस दुनिया में। सावरकर नहीं है। सावरकर को खत्म करने वाले कौन लोग थे? माफ कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा मत। सावरकर बहुत बड़ा ना हो जाए, सावरकर की हिंदू महासभा बड़ी ना हो जाए, लेकिन सावरकर को सावरकर नहीं बनने दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप जीते जी सब कुछ हो जाएं। अगर आपकी सोच 1000 साल के लिए है और आपका कोई वारिस नहीं बचेगा, कोई ना कोई इस दुनिया में खड़ा होगा और 100 साल के बाद भी आपको जिंदा कर देगा। इस भाव से कुछ करिए। इसी समय में, इसी जीवन में अच्छा भाषण देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, राज्यसभा मिल गई, एमएलए मिल गया, नहीं। जो 100 साल बाद मिलेगा वो हजारों साल तक जिंदा रहेगा। राज्यसभा, लोकसभा 5 साल के लिए मिलेगी और कुछ नहीं होगा। कोई है सावरकर का वारिस? कोई पटेल का वारिस है पार्लियामेंट में? कोई सुभाष का वारिस है पार्लियामेंट में? एक भी बच्चे बता दीजिए। क्या सुभाष की कोई रिलेवेंस है? उनका नाम लेने से वोट मिलेंगे? सावरकर का नाम लेने से वोट मिलेंगे? पटेल का नाम लेने से वोट मिलेंगे? क्या नहीं मिल रहे ना। लेकिन फिर भी आपके जागृत होने के कारण वो जो आए हैं गुजरात से, उन्होंने दुनिया की, भारत की सबसे लंबी मूर्ति पिताजी की नहीं लगाई, सरदार पटेल की लगाई है। इसे दुनिया के किसी कोने से आज का युवा पूछेगा कि इनकी मूर्ति इतनी लंबी क्यों लगी है, इतनी बड़ी क्यों लगी है, इन्होंने क्या कार्य किया है, तो इतिहास से वो उनका कार्य बोलेगा कि यही एकमात्र आदमी था कि भारत के विभाजन के समय जितनी जिम्मेदारी सरदार को दी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े नवाब अपना अपना ज्ञान बांट रहे थे। सरदार ने एक तरफ से कोड़ा लिया और सबको औकात में ले आए कि साइन करो, भारत में रहना है।
एक आध जगह का काम चचा को दिया, चचा ने उस कश्मीर की ऐसी तैसी कर दी। इसलिए सरदार की ये बातें जब पता चलेंगी, जब आने वाली नस्लें पूछेंगी कि इनको किताबों में तो नहीं पढ़ाया जाता, किताबों में तो मैं फूल वाले चचा मौजूद हैं, तो तस्वीर से पूछेंगे कि ये कौन था, क्यों लगी है। सुभाष चंद्र बोस को कोई पूछने वाला है? उस बहादुर आत्मा से पूछिए कि यार इतना बड़ा काम करके गया, पूरी दुनिया को उसने हिला दिया, लेकिन यार ये देश उसे अपना हीरो नहीं मानता है, उसके लिए कभी झगड़ा नहीं करता है। लेकिन मेरी मोहल्ले में यहां मूर्ति लग जाए, मेरे नाम से यहां पत्थर लग जाए। ऐसे ऐसे भी नेता हैं कि टॉयलेट बनता है उसके लिए भी पत्थर के लिए सुबह से उठ के खड़े हो जाते हैं। ये पत्थर वत्थर लगने से इंसान जिंदा नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मरने के बाद जिंदा होते हैं। आप क्या तय करना चाहते हैं, ये आप तय करें। सावरकर जिंदा हुए कि नहीं हुए बताइए? सावरकर जिंदा हुए कि नहीं? कैसे? फिर मैं कहता हूं, आप जो देखते हैं मैं वो नहीं देखता, जो मैं देख रहा हूं वो मैं बताने आया हूं। सावरकर का नाम लेने का मतलब है राजनीति में नुकसान, क्योंकि उनको एक ऐसे मामले में उनका नाम डाल दिया गया है ताकि ये बड़ा आदमी अनादिकाल तक बड़ा न बन पाए। इसके बारे में लोग बात करने से डरें, क्योंकि इसके बारे में बात करोगे तो देखिए उन्होंने माफी मांगी थी, वो तो गांधी के वध में थे, ये सारे नैरेटिव बनाए। सुबह भी मैंने आपके गणमान्य नागरिकों से कहा कि जो काम जिसका है उसे करने दीजिए, रोज रोज सवाल मत पूछिए, इसको क्यों ले लिया, इस पे तो 15 मुकदमे हैं, वो लखनऊ वाले को क्यों ले लिया, वो शिवसेना वाले को क्यों ले लिया, ये बाहर वालों को क्यों ले रहे हैं। अगर घर में कम पुरुषार्थी हैं तो बाहर से लेने में क्या प्रॉब्लम है। मैच जीतने के लिए कैप्टन किसी खिलाड़ी को कब लेना है कब नहीं लेना है, वो ये सोचे सारे मेरी जाति के आएंगे मैं मैच नहीं जीतूंगा, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सारे मेरी जाति के हों। जो मैच जिता सकता हो और जो गिनती 400 कर सकता हो वो डाकू है, डकैत है, गुंडा है, बदमाश है, ये महत्व नहीं है मेरे भाई। इस वक्त व्यक्ति विशेष क्या है ये बिल्कुल महत्व नहीं है, क्योंकि ये आदर्श स्थिति नहीं है। भारत कॉन्स्टेंटली एक युद्ध में ग्रस्त है जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं। कांस्टेंट भारत एक बैटल में है, एक जंग चल रही है जो दिख नहीं रही, जो इनविजिबल है। आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि उसे देखने से आपको डर लगने लगेगा। हम जैसे लोग रोज उसको जीते हैं, हर दिन जीते हैं, और कुछ भाग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कुछ देख रहे हो सब कुछ राम राज्य है। ये नहीं है। एक एक दिन आप निकालते हैं अपने जीवन का और सही तरीके से घर वापस आ जाते हैं, यही कर हो पा रहा है। यह जीवन नहीं है। रात के 2 बजे आपकी बेटी सड़क पे कैसे कपड़े पहन के घूमना चाहती है, जिस दिन वो घूमे और 2 घंटे बाद घर पे गाना गाती आ जाए, तब समझ लीजिएगा राम राज्य है। ये सत्ताएं व्यवस्था करके, पुलिस लगा करके, ये कानून बना करके देश नहीं चलते हैं मेरे भाई। इसलिए इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि पहले आपके उन पुरुषार्थियों को खड़ा करा जाए, जिससे आप में यह भाव पैदा हो कि अगर हम सावरकर को भी मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो हम अपने बच्चों को भले ही स्कूल में न पढ़ाया गया हो, लेकिन सावरकर ने क्या किया, सावरकर कैसे थे, कम से कम ये नैरेटिव तो होता। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि जो 14 वाला है उससे सवाल कम करिए। उसे मालूम है कहां यादव जी को बनाना है, कहां शर्मा जी को बनाना है। वो जिस खेल में है उस खेल का ठीक ठाक खिलाड़ी है, और जो उस खेल के पुरोधा थे वो बाप रे बाप, इकट्ठे होकर भी उनकी समझ नहीं आ रहा क्या करें। उनकी समझ से परे है। राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 22 भी होते हैं। और राजनीति को हम एक आम आदमी जिस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा साधारण सा होता है, हम मान्यताओं परंपराओं की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं। जो आदमी मैदान में उतर गया है और मैच हो रहा है, मैच जीतना ही अंतिम लक्ष्य है। ये कोई नहीं पूछेगा ये छक्का क्यों मारा था, ये ऐसा क्यों मारा था। जीता हुआ आदमी होगा, जो गिनती आपके पास होगी, तब जा करके
जो चिंता स्वामी जी की है, क्योंकि स्वामी जी ने इसके लिए कभी धरना नहीं दिया, स्वामियों ने निकल के इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया। जिनको इसकी चिंता नहीं थी कि घर में बिजली है, पानी है, बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है, अगर वो लोग भी इन बातों को सिर्फ मंच से कह के चले जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिसके कारण वो अपने घर से ना निकल सके। हमारे पास तो कई सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं। हम सबकी बहुत सारी चाहते हैं, लेकिन चाहत बिस्तर पे लेट करके सोने से नहीं होती है, चाहत के लिए चिल्लाना पड़ता है। और पूरी दुनिया भर में जो परपंच हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है। कभी कोई वहां से बयान जारी कर रहा है, कभी कोई इंग्लैंड से बयान जारी कर रहा है, कोई अमेरिका से बयान जारी कर रहा है। किसी को बैठे बैठे केजरीवाल की चिंता हो गई है। 3 में न 13 में वो वहां करे लोकतंत्र खतरे में है। यहां हमारे यहां लोकतंत्र हमारे यहां सड़कों पे बह रहा है, नालियों में बह रहा है। हमारे लोकतंत्र की चिंता मत करो। और केजरीवाल लोकतंत्र की आखिरी पहचान नहीं है, यह गलतफहमी है। लेकिन कुछ चीजों से बाहर की दुनिया ग्रस्त है। उनको लगता है कि अगर ये वापस उसी वक्त लौट गए जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 67% कंट्रीब्यूशन भारत का होता था, वो चिंता में है कि ये उधर ही ले जा रहा है कहानी। लेकिन इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं होगा, वो सोच होनी चाहिए। बनना तो बहुत लोग प्रधानमंत्री चाहते हैं। एक थे वो कड़ी निंदा करते रहते थे, उन्होंने कड़ी निंदा करते करते ऐसी तैसी कर दी। जब दूसरे को आपने बनाया, उसने कड़ी निंदा नहीं की, उसने कश्मीर में रात में गया, एक बड़े जनरल को बुलाया, 1 to 1 बात की। उन्होंने किताब लिख दी, इसलिए सार्वजनिक हो गई है वो बात, अब कोई छुपी हुई नहीं है। 2 सवाल पूछे, अगर ऐसा ऐसा होगा तो कश्मीर में कुछ हो सकता है, और हो सकता है तो हमारे पास क्या है। मुश्किल से सुबह 7:05 पे कहा गया कि आपसे गृह मंत्री मिलना चाहते हैं। फिर 5 मिनट बाद फिर फोन गया कि आप उनके साथ नाश्ते में चाय पिएंगे या दूध पिएंगे या शरबत पिएंगे। 7:05 में वो जनरल साहब पहुंचे, उनसे सिर्फ 2 ही बातें उन्होंने कहा, ये कुछ अगर ऐसा हो तो कश्मीर में क्या हो सकता है। उन्होंने कुछ नहीं, कट 3-4 बातें बताई। उसने उनको बुलाया, ये होगा, ये होगा, नहीं होगा। वापस आ गया। किसी को पता ही नहीं चला कि सुबह 7 बजे जब वो उठते हैं, जो आलू से सोना बना रहे हैं, जब वो उठे तब तक वो दिल्ली आ गए, उन्हें पता ही नहीं चला, होके आ भी गए वहां पे। और किसी कार्य को करने का एक तरीका होता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आप हम सोचते हैं, सत्ताओं के पास दुनिया भर की इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास हजारों ऑप्शंस होते हैं, वो उसमें कैसे उनको करना है ये काम उन पे छोड़ दीजिए। रोज रोज ज्ञान देना बंद कर दीजिए। आप तो ऐसे पूछते हैं कि आलू वाले तुम्हारे पास आलू क्या है, अच्छा तुम्हारे पास आज कौन सी सब्जी है, ये सब्जी अच्छी क्यों नहीं। अरे भाई, उसको कुछ और काम करना है, उसे करने दीजिए। आप अपनी जिंदगी में कुछ दिन के लिए मान लीजिए कि हमने व्रत रखा है, एक 5 साल का व्रत और रख ले, इतना ही कर लीजिए बस। और जो कर रहा है उसको करने दीजिए, क्योंकि आप रिजल्ट से, आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट हमारे कहने से नहीं आते हैं।